मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी प्रशिक्षुओं का एजुकेशन जीरो से की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग एजुकेशन जीरो 7 के पाठ्यक्रम के प्रथम बिंदु पठन या वाचन का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि पठन या वाचन क्या होता है तथा शिक्षा शास्त्र में इसे किस रूप में लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है। पठन या वाचन को अंग्रेजी भाषा में रीडिंग कहा जाता है। वास्तव में पठन या वाचन किसी पाठ को या पुस्तक के किसी भाग को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी भाषा में लिखित सामग्री को पढ़ना और समझना ही वाचन है। वाचन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें संकेतों का प्रसंस्करण करते हुए उनसे अर्थ ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः यह भाषा प्रसंस्करण का एक रूप है। इस प्रक्रिया में कोई कितना सफल है इसका मापन ही पठन बोधन अर्थात रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहलाता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि पठन या वाचन किसी भी भाषा का हो वह सामग्री पाठ्य सामग्री लिखित रूप में होती है। हमें उसको पढ़ना होता है, फिर उसको समझना होता, अर्थात जो लिखित सामग्री है उसमें कौन से भाव या विचार निहित हैं यह जानना और समझना ही एक प्रकार से जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो लिखित सामग्री होती है उसमें विभिन्न प्रकार के संकेतों या मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे में आप यदि उनमें से किसी का भी अर्थ नहीं जानते हैं तो आप जो भी पठन या पाठन कर रहे हैं उसका रसास्वादन नहीं ले पाएंगे, अर्थात आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि आप किसी भी भाषा के वचन या पाठन को ठीक से पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, उसके भावों को समझें। क्योंकि यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर आपका पठन या वाचन एक प्रकार से निरर्थक ही माना जाएगा। पठन या वाचन को समझने के पश्चात हम यह जानते हैं कि पठन या वाचन कितने प्रकार का होता है। देखिए, भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है, अर्थात कैसे हम उसका उच्चारण करते हैं। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि माना जाता है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे
उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के अर्थ ध्वन भी निहित होते हैं वाचन कहलाती है। देखिए, ये जो आपको बताया जा रहा है वाचन के प्रकार से शुरू कि वास्तव में शिक्षा शास्त्र में किस रूप में लिया जाता है वाचन को, ये उसको कहा गया है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने वाचन को अलग अलग भागों में या वर्गों में विभक्त किया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से दो वाचनों का अध्ययन करेंगे, सासर वाचन और मौन वाचन। इसके साथ हम गहन वाचन, व्यापक वाचन का भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि सासर वाचन क्या होता है तथा वह किस प्रकार कार्य करता है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सासर वाचन कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी भी लिखित सामग्री को तीव्र आवाज़ या गति के साथ पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे सास्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। अर्थात आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा विद्यालय जाता है या घर पर होता है तो वह लिखित रूप से भी पहले वाचन करता है। कभी माता पिता, कभी भाई, कभी चाचा, कभी ताऊ या अन्य रिश्तेदार या नातेदार बच्चे को बोलना सिखाते हैं और उनका प्रयास होता है कि बच्चा ठीक से उच्चारण करे। तो इसीलिए इसको वाचन की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सासर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है उससे अगर आप वर्णमाला या अल्फ़ाबेट की बात करें, उसको पढ़ाया जाता है तो वह बहुत ही उच्च स्वर में या तीव्र गति से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बार बार दोहराया जाता है, जिससे बच्चा या बालक ठीक से उसे समझ सके, पढ़ सके और अपने मन मस्तिष्क में धारण कर सके। क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह बार बार उन शब्दों या अक्षरों को भूल जाएगा और उसके सामने बार बार एक ही समस्या आएगी कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए छोटे बच्चों को या बालकों को बार बार सासर वाचन कराया जाता है और अक्षरों और शब्दों से पहचान कराई जाती है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि मौन वाचन क्या होता है। उसके बाद हम सासर वाचन के गुण को जानेंगे। देखिए, लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में वाचक के होठ बंद रहते हैं। देखिए, जो हमारे सामने लिखित सामग्री होती है, आप सभी देखते हैं जब हम माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी बालक या प्रशिक्षु हो वह सासर वाचन नहीं करता है, बल्कि वह मौन वाचन करता है। मौन वाचन में होता क्या है, जो भी पढ़ने वाला होता है या जो भी वाचक होता है उसके होठ बंद रहते हैं। अर्थात आप उसके चेहरे के भाव को देखकर आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सास्वर पठन के गुण, अर्थात सासर वाचन के कौन से गुण होते हैं। देखिए, सासर वाचन में पहली बात तो ये कि सासर वाचन में शुद्ध उच्चारण, स्वर माधुर्य, अर्थात वहाँ पर शुद्ध उच्चारण और मधुरता के साथ शब्दों को बोलना या वाक्यों को बोलना, उनके अर्थ को ग्रहण करना और समझना पर बहुत बल दिया जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता या क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट बिंदु है उचित ध्वनि निर्गम, प्रभावो उत्पादकता, अर्थात आप जो भी ध्वनि अपने मुख से निकाल रहे हैं वह उचित रूप से बाहर आए। ऐसा ना हो कि आप
इस तरीके से बोल रहे हैं कि अगला व्यक्ति समझ ही ना पाए, और आप जो कह रहे हैं उन शब्दों या वाक्यों का प्रभाव भी दूसरे पर अवश्य ही पड़ना चाहिए, अर्थात वह प्रभावशाली होता है या होना चाहिए। उचित लय एवं गति अर्थात स्वाभाविकता, अर्थात जब भी आप बोलें या वाचन करें तो ये जरूर ध्यान रखें क्या उचित लय एवं गति है या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी वाचन कर रहे हैं, शास्त्र वाचन, अगर उचित लय एवं गति नहीं है तो उस स्थिति में आपका शास्त्र वाचन स्वाभाविक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है उचित बल विराम, अर्थात अर्थ प्रतीति, अर्थात कहाँ पर हमें कम रुकना है, अधिक रुकना है, किस तरह के मनोभाव लाना है, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु है उचित हाव भाव, अर्थात स्वर में रसात्मकता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात आप जो भी बोले उसमें उचित हाव भाव, कहाँ पर दुख प्रकट करना है, कहाँ पर प्रसन्नता है, कहाँ पर गुनगुनाहट है, या इन सभी बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और लास्ट और अंतिम बिंदु है उचित वाचन मुद्रा, अर्थात जब भी आप कोई भी शास्त्र वाचन करें तो वहाँ पर आप का जो चेहरे के हाव भाव है या आपके जो पढ़ने का तरीका है वहाँ पर वो बहुत ही सौम्य शालीन होना चाहिए, अन्यथा लगेगा कि आप कोई भी कार्य रुचिपूर्ण नहीं कर रहे हैं तथा लोग उसको प्रभावी नहीं मानेंगे और कहेंगे उसमें स्वाभाविकता नहीं है। इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मौन पठन की या मौन वाचन की। देखिए, अगर हम मौन वाचन की बात करें तो मौन पठन के द्वारा हम गहराई से अर्थ ग्रहण करते हैं, चिंतन मनन एवं तर्क शक्ति का विकास करते हैं। अर्थात जब हम मौन पठन करते हैं तो आखिर मौन पठन को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों कि उसके द्वारा हम चीज़ों को अपने आप उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं, अपने ही मन मस्तिष्क या मुख के अंदर उसका चिंतन मनन एवं तर्क शक्ति का विकास करते हैं। उसके माध्यम से हम जानते हैं कौन सा भाव या व्यक्ति कैसा है और किस प्रकार है। उस समय हमारा सारा ध्यान पाठ्य वस्तु में निहित विचार पर ही होता है। हम एकाग्रचित्त होकर उसका विश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक क्रिया होती है। इससे हमारे अनुभव जगत एवं विचारों में विस्तार होता है। अगर हम नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो वो है गंभीर मौन पठन या वाचन। देखिए, जो गंभीर मौन पठन विषय वस्तु होता है उस पर अधिकार प्राप्त करने अथवा अधिक जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए, मौन पठन भी आप जो कर रहे हैं उसमें गंभीर मौन पठन और त्वरित मौन पठन, अर्थात किसी भी लिखित सामग्री या विषय वस्तु को आप कितनी गहनता या गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हैं या आप सरसरी तौर पर अध्ययन करते हैं, इस बात का बहुत ही महत्व होता है। तो जो गंभीर मौन पठन या वाचन होता है इसमें हम जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे होते हैं या उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं या उस पर अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको हम पूरी गंभीरता से अध्ययन करते हैं कि कोई विषय वस्तु ऐसा है तो क्यों है, किस प्रकार है, किसने किया, अर्थात एक प्रकार से हम छोटा मोटा उसका जो है एनालिसिस या विश्लेषण कर रहे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें त्वरित मौन पठन की, तो जो त्वरित मौन पठन होता है वहाँ पर एक एक शब्द हम नहीं पढ़ते हैं बल्कि विषय वस्तु का सार ग्रहण करते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं लोग समाचार पत्र या पत्रिका या ऐसी ही कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो सरसरी तौर पर देखते हैं और कहते समझ गए आखिर मूल इसका अर्थ क्या था, भाव क्या था, क्योंकि वहाँ पर उतना समय नहीं होता है लोगों के पास कि वो गहन रूप से उसका अध्ययन कर पाएँ, इसलिए वो त्वरित मौन वाचन करते हैं। अब हम जानते हैं कि मौन पठन के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, पहला है वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री के केंद्रीय भाव की समझ का विकास करना या विकसित करना, मूल तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयों को समझना, शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना, एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करना
अवकाश समय का सदुपयोग करना, चिंतन करने की योग्यता का विकास करना। देखिए ये ऐसे बिंदु हैं, अगर आप इनका थोड़ा भी गहनता से अध्ययन करेंगे तो तुरंत ही आपको यह समझ में आ जाएंगे। आपको इनका जानना और समझना अति आवश्यक है। अगले बिंदु की बात करें तो वो है गहन पठन या वाचन। देखिए गहन पठन साक्षर और मौन वाचन कौशल की योग्यता का विकास है, जिसके माध्यम से अधिक ज्ञानार्जन किया जाता है। इससे अध्ययन में गंभीरता आती है, उचित भावों, भाषा शैली आदि का विकास होता है, या हम उसका व्याख्या करते हैं। गहन अध्ययन में पाठक संपूर्ण अनुच्छेद या संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर उसका भाव, उद्देश्य तथा संदेश ग्रहण कर उसे आत्मसात करता है। केवल संपूर्ण विषय वस्तु का संदेश ग्रहण ही नहीं करता, अपितु उसका मूल्यांकन भी करता है। इसके लिए पाठक पठन के साथ साथ तर्क वितर्क कर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष निकालता है। गहन अध्ययन में भाषा के किसी अवयव को छोड़ा नहीं जाता है, प्रत्येक अवयव का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम प्रत्येक बिंदु, वाक्य, मुहावरे, लुक्ति, विलोम, इन सभी बातों का उसमें क्या भाव निहित है, क्या संदेश देना चाहता है लेखक, आदि सभी प्रत्येक तथ्य का या भाव का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, जिससे प्रत्येक चीज़ बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जाए, हम उसको समझ सके, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या हमारे सामने ना आए जिसको हम जान या समझ ना सके। अब हम जानते हैं कि गहन पठन के उद्देश्य क्या होते हैं। कि भाषा शैली एवं सृजनात्मक सौंदर्य की व्याख्या करना, अर्थात आपकी कैसी भाषा शैली है, किस प्रकार का सृजन सौंदर्य है, उसकी व्याख्या की जाती है। विषय वस्तु का भाव एवं उद्देश्य ग्रहण क्षमता का विकास करना, भाषा के प्रत्येक अंग का वर्णन करना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, अर्थात समालोचना, अर्थात हम क्या उसमें उचित है, क्या अनुचित है, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। नव विचारधारा निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करना, जब आप सूक्ष्मता से किसी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तो उसमें नवीन विचारधारा क्या है, किसे, इसको भी आप जानेंगे। अब इसके पश्चात हम लोग यह जानते हैं कि व्यापक पठन क्या होता है। व्यापक पठन, जैसा कि नाम से ही जाना सकता है, व्यापक से तात्पर्य विस्तृत एवं संपूर्ण व्यापक होता है। भाषा संबंधी विद्यार्थियों के पूर्ण विकास हेतु व्यापक पठन का अभ्यास नितांत आवश्यक होता है। व्यापक पठन के माध्यम से शब्दावली में वृद्धि होती है, ज्ञानार्जन अधिक करने की क्षमता का विकास होता है। अर्थात हम प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक शब्द को बहुत ही व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। और भाषा के विद्यार्थी को ऐसे भी कि उसकी लिपि क्या है, उसका विकास कैसा है, उसका इतिहास क्या है, उसमें किसने किसने योगदान दिया और आज वो किस रूप में है, पहले किस रूप में थी, तथा अन्य क्या उसमें समय के साथ सुधार आए, आगे क्या आवश्यकता है, क्या कमियां हैं, जब हम व्यापक पठन या अध्ययन करते हैं तो जान पाते हैं। अब हम जानते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। द्रुत पठन क्षमता का विकास करना, विस्तार एवं संश्लेषण क्षमता विकसित करना, अर्थ क्षमता का विकास करना, स्वाध्याय की क्षमता का विकास करना, विचारों में नमकता मौलिकता का विकास करना। ये ऐसे बिंदु हैं जो हम जब व्यापक पठन करते हैं तो जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे बार बार अक्सर सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, आखिर किस में से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होगी या किन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप ये समझें और जानें कैसे हमारे अंदर संश्लेषण क्षमता विकसित होती है, कैसे हम अर्थ ग्रहण करते हैं, कैसे हमारे अंदर स्वाध्याय की क्षमता आती है, कैसे हमारे अंदर नवीन एवं मौलिक विचार आते हैं, कैसे हम तीव्र गति से पढ़ सकते हैं। ये व्यापक पठन के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। इसके साथ ही हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर कहीं पर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप लोग अवश्य ही उसको बताएं या अपना फीडबैक दें, उसमें तुरंत सुधार किया जाएगा या आपको नए तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।